अभी आइए चैप्टर 11 परमिसिबल डिडक्शन में, देखो क्या क्या अमेंडमेंट्स हुआ है। 80 में अमेंडमेंट हुआ है। पहले 80D क्या मैं आपको बताता हूँ। 80 अगर आपको कोई रिलेटिव है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है एंड वो डिसेबल है, आपका रिलेटिव आपके ऊपर डिपेंडेंट भी है और वो डिसेबल भी है, तो उसके लिए अगर आप खर्चा करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है। और ये डिडक्शन स्टैट्यूटरी नेचर था, आप कितना खर्च करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर डिसेबिलिटी सीवियर है तो 125 मिलेगा, अदर देन सीवियर है तो 75,000 आपको मिलेगा। बोलो ये सेक्शन आपको याद आ गया क्या, पहले मेरे को बताइए। सब लोग टाइप करके भेजिए हाँ सर। सागर वो अनडिस्क्लोज इनकम अलग है, उसका टैक्स रेट 78% है। यस, उसका टैक्स रेट 78% है, अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो गाइज बताओ 80 आपको याद आ गया। एससीसी का रिलेटिव है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है और वो डिसेबल भी है, तीनों है। तो उसके लिए हाँ, अभी उसमें 2 अमेंडमेंट लाए गए। एक गवर्नमेंट ने नया स्कीम लॉन्च किया है, तो अगर हमने उस स्कीम में भी पैसे डाला तो भी बेनिफिट मिलेगा। देखो क्या लिखा है, अ स्कीम प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ एन्युटी और लमसम पेमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। तो एक नया स्कीम गवर्नमेंट ने लाया है जिसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो देखो क्या होगा, इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ एचओएफ इन हुज नेम सब्सक्रिप्शन द स्कीम हैज बीन मेड, है ना, मतलब उस इंडिविजुअल के लिए आपने स्कीम लिया है या एचओएफ के किसी मेंबर के लिए आपने स्कीम लिया है, on entering the age of 60 or more by such individual or the member of HOF। मतलब सुनो, ये जो स्कीम है सब लोग ध्यान से सुनना, 2 तरह से पैसा मिलेगा। एक, आपने जो स्कीम में पैसा डाला है वो उसको डेथ के बाद मिलेगा। ऐसे आपने स्कीम में पैसा डाला है कि उसको पैसा डेथ के बाद मिलेगा। इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ HOF इन हुज नेम सब्सक्रिप्शन स्कीम वाज मेड, या फिर उसका एज 60 होने के बाद आपको पैसा मिलेगा एंड जहां पे वो स्कीम डिसकंटिन्यू हो जाएगी। मतलब ये ऐसा स्कीम है जहां पे दो, स्कीम को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक, जहां पे आपने जिस बंदे के लिए स्कीम लिया है उसको डेथ होने के बाद पैसा मिलेगा। दूसरा, उसका 60 एज होने के बाद क्या मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, बट वो स्कीम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने जो भी डिपॉजिट किया उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, उसको आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। मतलब वो लिमिट उतना है, बस ये स्कीम भी अभी एलिजिबल हो गए, ये 2 स्कीम भी एलिजिबल। तो पहले स्कीम में पैसा कब मिलेगा, उस बंदे को डेथ के बाद। दूसरे स्कीम में 60 एज होने के बाद मिलेगा, वो स्कीम बंद हो जाएगी। ओके, नाउ इफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी प्रीसेस द इंडिविजुअल, मतलब उसकी पहले मौत हो गई, किसकी, जो बंदा डिसेबल है उसके पहले मौत हो गई, देन जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया वो आपका इनकम माना जाएगा जिस साल आपको पैसा मिलेगा। ये गड़बड़ कर दी है ना। तो उस जो बंदा डिसेबल है उसकी आपके, देखो क्या लिखा है, इफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी प्रीडिसेस द इंडिविजुअल और मेंबर, तो एससीसी के पहले उसकी डेथ हो गई, जिस बंदे के लिए आपने पॉलिसी लिया था वो उसके पहले डेथ हो गई, है ना, तो फिर ये पैसा आपको मिलेगा। तो आपने जितना डिडक्शन ऊपर क्लेम किया है 80 में वो आपका इनकम माना जाएगा। लेकिन ये इनकम कब नहीं माना जाएगा, अगर उस बंदे का एज 60 के ऊपर है ना, उसकी जब डेथ हो गई ना, उसका एज 60 के ऊपर है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा एंड वो स्कीम डिसकंटिन्यू होना चाहिए। स्कीम क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यू होना चाहिए। तो पहला अमेंडमेंट क्या हुआ, 2 स्कीम गवर्नमेंट ने ऐड किए, तो इस स्कीम में जो भी आप पैसा डिपॉजिट करोगे उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। अमाउंट वही है 75 125, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर उस बंदे की पहले डेथ हो गई जिसके लिए आपने प्रीमियम भरा है, तो फिर आपने जितना अमाउंट पे किया उतना आपको इनकम मानना पड़ेगा। अमाउंट पे डिपॉजिटेड वो आपका इनकम माना जाएगा, जितना मिलेगा, जितना आपने डिपॉजिट किया ना उतना आपका इनकम मानेंगे। लेकिन इनकम कब नहीं होगा, अगर वो बंदे की डेथ 60 के ऊपर हुई है तो फिर वो इनकम नहीं माना जाएगा। इज दिस क्लियर नाउ। अच्छा, ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है। 80 सीसीडी नेशनल पेंशन स्कीम में अपन ने पढ़ा था कि 80 सीसीडी में आपको एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रिब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा, अपन ने पढ़ा था। उसमें खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 14% था, बाकी लिए 10 था। अब उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी ऐड किया गया है, तो अभी एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को कितना मिलेगा, 14%। पहले खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है एंड आपके लिए अगर आपके एम्प्लॉयर ने अमाउंट डिपॉजिट किया तो 14% तक मिलता था।
बोलो उसमें कौन ऐड नहीं था? स्टेट गवर्नमेंट। अभी स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें क्या किया गया है? ऐड किया गया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो समझा कि नहीं? सबको मेरे को रिप्लाई करो। एंड लास्ट ATIAC जो एलिजिबल स्टार्टअप था, उसके लिए जो ईयर है 2022 का 2023 किया गया है ना। अपने नोट्स में 22 था, उसमें अपने लिखा है अपने नोट्स में, जिन्होंने नए लेक्चर लिए उसमें अमेंडेड ही है, बट पुराने स्टूडेंट से उसमें 22 की जगह 23 करना है। तो ये थे डिडक्शन के अमेंडमेंट्स। तो गाइस चैप्टर 11 ओवर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक बार बोलिए अरे वाह। जिनको समझा फटाफट रिप्लाई कीजिए। गाइस आप रिप्लाई करो तो क्या था, हमको एक एनर्जी आती है। एंड लेक्चर कैसे लग रहा है उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलता है। बस उम्मीद इतनी है कि आपको एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स मिले और आपका अच्छा हो। नाउ अभी टीडीएस में थोड़े ज्यादा अमेंडमेंट्स है, 4-5 अमेंडमेंट्स है। एक अपन ने सेक्शन पढ़ा था 206AB, है ना। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि आप जिस बंदे का टीडीएस कट कर रहे हो, याद करो, अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो अपन क्या करते हैं? अपन हायर रेट से टीडीएस कट करते हैं। व्हाट इज हाईएस्ट रेट? एट द ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और 5% एट द ट्वाइस रेट इन रेट, और एट द 5%। तो अगर इन सिंपल वर्ड्स आपको इतना ही लर्न करना है कि अगर सामने वाला टीडीएस अगर ये नहीं कर रहा है तो अपन क्या करते हैं? पैन कार्ड अगर नहीं दे रहा है, क्या लिखा है? अच्छा, टीडीएस के लिए 20% था, टीसीएस के लिए कितना है? 5% है। अब इसमें अमेंडमेंट क्या मैं बताता हूँ। ये आपको याद आ गया ना, अपन ने पढ़ा था कि टीडीएस में अगर पैन कार्ड नहीं था तो कितना कट होगा? 20% है। टीसीएस में कितना होगा? जो रेट है उसका डबल, और 5% विच एवर इज हायर। दोनों याद आ गया। फिर मैं अमेंडमेंट आपको पढ़ाता हूँ। सबको याद आ गया? तो टीडीएस में कितना था? 20% था, और टीसीएस में 5%। तो अगर पैन कार्ड नहीं है सामने वाले के पास तो नॉर्मल रेट का डबल, ठीक है, कहां पे? टीसीएस में, और 5% विच एवर इज हायर। एंड टीडीएस में नॉर्मल रेट और 20% विच एवर इज हायर। ये हाँ अमेंडमेंट देखो अभी क्या हुआ है। अभी अमेंडमेंट कहां पे हुआ है? यहां पे हुआ है। अभी और एक कंडीशन था, ध्यान से सुनना। ये अमेंडमेंट क्या हुआ देखो। ये अमेंडमेंट हुआ है स्पेसिफाइड पर्सन के लिए। तो 20% 5% में बदलाव नहीं है गाइस, थोड़ा मैं आपका ध्यान चाहूंगा। अमेंडमेंट क्या हुआ है? एक प्रोविजन अपन ने पढ़ा था टीडीएस में कि अगर मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं? पेमेंट कर रहा हूं, सुनो, और आपने लास्ट 2 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, आपने 2 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, और आपका 2 साल का जो टीडीएस टीसीएस है वो 50,000 के ऊपर है, 50,000 के ऊपर है, तो भी मैं आपका ज्यादा रेट से क्या करूंगा? टीडीएस कट करूंगा। मतलब एक तो आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो भी कट होगा, या फिर आपने लास्ट 2 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए और आपका 2 साल का टीडीएस टीसीएस 50,000 से ज्यादा है, तो हायर रेट से आपका टैक्स कट होगा। बस अभी ये 2 साल जो था ना उसको 1 ईयर कर दिया है, बस उसको क्या कर दिया? 1 ईयर कर दिया है। देखो, स्पेसिफाइड पर्सन मींस पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। यहां पे पहले 2 साल होता था, अभी यहां पे 1 ही साल है, ठीक है। तो अभी पैन कार्ड नहीं दिया तो भी हायर होगा, या फिर अगर मैं तुमको पेमेंट कर रहा हूं, तुमने लास्ट 1 ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया है, 1 ही साल का, पहले 2 था, एंड तुम्हारा जो अमाउंट इन्वॉल्व है टीडीएस टीसीएस का मिला के या कोई भी जो भी एप्लीकेबल है वो 50 के ऊपर है, तो बस इतना है। तो इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है गाइस, 5% में टीसीएस में चेंज नहीं हुआ है, स्पेसिफाइड पर्सन के इसमें अमेंडमेंट हुआ है। क्या अमेंडमेंट हुआ है? कि पहले हम 2 साल का देखते थे, अभी 1 साल का देखेंगे, ठीक है। नाउ अभी ये जो हायर रेट ऑफ टीडीएस कट होता है ना, ये इन सेक्शन के लिए अप्लाई नहीं होता है। टीडीएस ऑन सैलरी इस पे नॉर्मली कट होगा। इसमें 4 चीजें ऐड की गई है, मैं आपको टिक करके देता हूं। तो ये बस अभी इतना आपको लर्न करना है, ये 4 नए सेक्शन ऐड हुए, तो इसमें क्या होगा? इसमें नॉर्मल रेट से कट होगा, इसमें ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, इसमें पैन कार्ड वगैरह नहीं भी रहेगा तो भी, मतलब
नॉर्मल रेट से टीडीएस कट करना है, इसमें हायर रेट कट नहीं होगा। हाँ, ये छोड़ के बाकी जितने भी सेक्शंस है वहां पे हायर रेट ऑफ टीडीएस टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। एंड अगर स्पेसिफाइड पर्सन है, मतलब मैं जिसको पे कर रहा हूं, उसमें किसको ऐड किया गया? अभी आपने अगर 1 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है, कितना? 1 साल का, एंड आपका टीडीएस टीसीएस 50 के ऊपर है, तो भी मैं हायर रेट से कट करूंगा। तो पैन कार्ड नहीं दिया तो भी हायर होता था, प्लस और एक क्राइटेरिया था कि आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो भी हायर था। हाँ, तो ये इन सेक्शन के लिए अप्लाई नहीं होता था, तो इसमें ये 4 सेक्शन ऐड हो गए। तो ये सेक्शन एक बार पढ़ के रखना, इसमें इतना ही लर्न करना कि इसमें हायर रेट ऑफ टैक्स नहीं लगेगा, जो नॉर्मल है वही लगेगा। एंड दूसरा अमेंडमेंट क्या हुआ है? जो स्पेसिफाइड पर्सन है उसमें 2 साल की जगह अभी 1 साल का देखना है। अभी एक टाइम पास वाला अमेंडमेंट है। अगेन लोग थोड़ा झोल कर देते हैं। अगर आपने टीडीएस कट नहीं किया या टीसीएस कलेक्ट करके नहीं भरा, मतलब टीडीएस डिडक्ट करना भूल गए, पे करना भूल गए, तो आपको ऑर्डर आता था, तो ऑर्डर में गवर्नमेंट लिख के वैसे थे कि तुमने इतना टीडीएस नहीं भरा है, तो लोग क्या करते थे? खाली टीडीएस भरते थे। अभी उन्होंने बोला कि भाई टीडीएस का मतलब उसमें इंटरेस्ट भी देना है। लोग इंटरेस्ट नहीं भरते थे, उनको पता था इंटरेस्ट देना है, बट ऑर्डर में खाली पहले आता था कि यू आर लायबल टू पे दिस मच टीडीएस, तो लोग खाली टीडीएस भरते थे, इंटरेस्ट नहीं भरते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा हम क्या बेवकूफ है? तो अभी गवर्नमेंट नोटिफाई करते हैं कि जब हमारा ऑर्डर आएगा कि तुमने टीडीएस कट नहीं किया, भरा नहीं, तो उसके साथ इंटरेस्ट भी खुद होके भरना है, उसके साथ इंटरेस्ट भी क्या करना है? खुद होके भरना है। तो ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, आईएमपी पार्क करो, मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है। 194 आए है, पहले अपन एक प्रोविजन रिवाइज करते हैं। क्या था प्रोविजन? टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टन इमोल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड क्यों नहीं? क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका कैपिटल गेन क्या है? एग्जेम्प्ट है। एंड जो गेन एग्जेम्प्ट है उसका टीडीएस कट कैसे होगा? तो ये मैंने क्लास में कहा था कि आप किसी का जमीन खरीद रहे हैं, किसी का घर खरीद रहे हैं, एंड जिसका वैल्यू 50 लाख के ऊपर है, तो आप उसको पे करते समय 1% टीडीएस कट करोगे। बोलो याद आ गया कि नहीं आपको? तो अगर आपने 70 लाख का घर लिया है तो आप उसका 1% टीडीएस कट करोगे एंड 70,000 माइनस करके बचा अमाउंट पे करोगे। ये अपन ने अमेंडमेंट पढ़ा था, मतलब ये अपन ने पढ़ा था। अभी अमेंडमेंट क्या हुआ देखो, अभी पे करने वाला बायर कोई भी हो, जो पे है वो कौन है? सेलर, पेयर एंड पेइंग। जो पे करने वाला है, जिसको हम पैसा दे रहे हैं, वो कौन होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए, क्योंकि नॉन रेसिडेंट है तो ज्यादा टीडीएस कट होता है। अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, अमेंडमेंट क्या हुआ है? कंसिडरेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों 50 लाख के ऊपर होना चाहिए, है ना? पहले क्या था? इफ कंसिडरेशन एक्सीड 50 लाख। अभी उन्होंने क्या बोला है? कंसिडरेशन भी 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी। मतलब 194 आय में आपने फ्लैट खरीदा है जिसका कंसिडरेशन है 55 लाख एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 60 लाख, तो ये दोनों 50 लाख से ज्यादा है क्या? है, तो ही टीडीएस अप्लाई होगा। अच्छा, व्हाट इज रेट ऑफ टीडीएस? 1% ऑन। अभी आपका कंफ्यूजन होगा, सो दोनों में से कौन सा लेना है? हायर ऑफ 55 लाख और 60 लाख। हायर ऑफ 55 लाख और 60 लाख कट होगा, तो किस पे कट होगा बोलो? चलो मेरे को आंसर भेजो, बोलो कितना टीडीएस कट होगा। तो अभी दोनों देखना है कि जब आप किसी का घर ले रहे या इमोल प्रॉपर्टी ले रहे अदर देन लैंड, तो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 50 के ऊपर होना चाहिए एंड कंसेशन भी 50 के ऊपर, तो टीडीएस कट होगा। ये पहला पॉइंट ना। सेकंड पॉइंट सर, कट होगा तो कौन सा अमाउंट पे होगा? दोनों में से जो अमाउंट हायर है गाइस, दोनों में से जो अमाउंट क्या है? हायर है, उसका कट होगा। सो प्लीज गिव मी आंसर, फटाफट बोलो कितना कट होगा, फटाफट कैलकुलेशन करके बोलो। करेक्ट, 60,000 कट होगा। कितना कट होगा? 60,000 रुपीज कट होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो ये छोटा सा अमेंडमेंट है, दोनों देखना है, दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना जरूरी है। ग्रेट गाइस, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था ई कॉमर्स का एक सेक्शन था 194 ओ।
मैंने क्लास में अमेजोन का एग्जांपल दिया था कि मैंने मेरा प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट किया है, मैं हूं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, तो मेरा जो भी प्रोडक्ट अमेजोन के थ्रू सेल होगा, जो भी प्रोडक्ट अमेजोन के थ्रू क्या होगा, सेल होगा, है ना, अमेजोन मेरा टीडीएस कट करेगा। तो अभी उन्होंने डिफाइन किया कि इन केसेस में आपका टीडीएस कट नहीं होगा। हाँ, मतलब उसमें टीडीएस कब कट नहीं होगा उसका लिस्ट लंबा कर दिया गया है। उसमें एक लिस्ट अपन ने पढ़ा था, याद है क्या? अगर मैं इंडिविजुअल एचएफ हूं एंड मेरा अगर बिजनेस 5 लाख से कम हुआ है एंड अगर मैं पैन कार्ड देता हूं तो वो लोग मेरा टीडीएस कट नहीं करेंगे। अब उसमें और 4 चीजें क्या कर दी, ऐड कर दी है। देखो कौन सा, 194 वो वुड नॉट अप्लाई टू ई ऑक्शन सर्विसेज प्रोवाइड बाय ई ऑक्शनर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, जो लोग ई नहीं भरते हैं ना, बैंक क्या करती है, उनके कार टू व्हीलर उठा के लेके आती है। अभी उसका ई ऑक्शन होता है, तो जब ई ऑक्शन होता है वो भी तो एक ऑनलाइन सर्विस ही है। तो वो ई ऑक्शन वाला बंदा जब बैंक को पैसे देगा, वो लोगों को बेचेगा एंड फिर वो बैंक को देगा, तो बैंक बन गई ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो वो ऑक्शनर लोगों से पैसे लेके बैंक को देगा, तो वो बैंक का टीडीएस कट नहीं करेगा। तो जहाँ पे ई ऑक्शन हो रहा है तो वो भी ऑनलाइन मोड ही है ना, उसका टीडीएस कट नहीं होगा। सेकेंड, पेमेंट गेटवे। अभी आपने, ये तो आपको पता है, आप जब हमारे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इंस्टामोजो है, पेपल है, ऐसे बहुत सारे मीडियम है। तो आपका पैसा पहले उनके पास जाता है, फिर उनके बाद हमारे पास आता है ना। तो ये जो पेमेंट गेटवे है, ये जब हमको पेमेंट करेंगे ये टीडीएस कट नहीं करेंगे, है ना। ये भी ई कॉमर्स हमको हेल्प, क्योंकि इनके से हम डायरेक्टली पेमेंट नहीं ले सकते क्योंकि सिक्योरिटी का मैटर है, तो ये हमको रिक्वायर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अब देखना हमारा नहीं, आप कोई भी जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं बीच में एक पेमेंट गेटवे रहता है, आपका पैसा पहले उनके पास जाता है, फिर उनके वो चार्जेस 2-3% कट करके हमको देते हैं, तो वो भी लाइक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया। तो वो हमारा टीडीएस कट नहीं करेंगे, वो हमारा टीडीएस कट नहीं करेंगे। तीसरा, नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194 इफ अ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी सेटल्ड बाय रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कोऑपरेशन इन आईएफएससी, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है इंडिया के बाहर, एंड वहां पे कोई, वो भी एक ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पे कोई सिक्योरिटीज का सेटलमेंट हो रहा है, तो वहां पे भी ये जो ईसीओ है वो टीडीएस कट नहीं करेगा। एंड ये कुछ काम का नहीं है। इफ ट्रांजैक्शन इज इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेडेड थ्रू पावर एक्सचेंज, तो पावर जो है उसके भी एक्सचेंज होते हैं, तो उसके थ्रू अगर ये कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, ओके, तो उसका भी टीसी 194 में टीडीएस कट नहीं होगा। तो 194 में अमेंडमेंट क्या होगा, इस बताओ जरा एक बार, क्या अमेंडमेंट हुआ है कि 1 2 3 4 पेमेंट अगर जा रहे हैं वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की तरह ही डीलिंग हो रहा है, लेकिन उसमें टीडीएस कट नहीं करना। बस इतना सा छोटा अमेंडमेंट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मैं आपसे रिप्लाई चाहता हूं, फटाफट भेजो। अरे वाह, अच्छा ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया, वो डॉक्टर का परक्विजिट। नाउ 194 आए, टीडीएस ऑन रेंट। थोड़ा इसका पहले रिवीजन करते हैं, आधे घंटे में आपको फ्री कर रहा हूं, टेंशन मत लो, है ना। आप तारक मेहता का चश्मा देखोगे, खाना खा के देखोगे, गारंटी मेरी। अभी 194 आए, अपन पहले रिवाइज करते हैं। याद करो अपन ने पढ़ा था कि अगर मैं कमर्शियल रेंट पे कर रहा हूं, कौन सा रेंट पे कर रहा हूं, कमर्शियल रेंट पे कर रहा हूं, साल का रेंट 2,40,000 के ऊपर है, तो मैं टीडीएस कट करूंगा। प्लांट एंड मशीनरी के लिए 2%, बाकी जगह पे 10% कट करूंगा। अब इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, इसमें एक छोटा सा क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान से सुनना। जैसे देखो, नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई ऑन पेमेंट मेड इन द नेचर ऑफ लीज रेंट और सप्लीमेंटल लीज रेंट made by lessee to lessor being a unit located in IFSC for lease of an aircraft. यस सागर बोलो। तो नाउ गाइस सुनो, ये अमेंडमेंट खाली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए हुआ है। देखो क्या बोला है, जैसे ये मेरा कंपनी, आपको पता है कि नहीं, मेरा एयरलाइन कंपनी है, ये है विपुल एयरलाइन, ठीक है। और एक कंपनी है जिसका नाम है शाह एयरलाइन, ये है इंडिया के बाहर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में है। इन्होंने मेरे को एयरक्राफ्ट लीज पे दिए है और मैं उनको रेंट पे कर रहा हूं। तो मैं जिनको पे कर रहा हूं वो कौन है, आईएफएससी है, इंडिया के बाहर है, तो उनका मैं टीडीएस कट नहीं करूंगा बस। अच्छा, एयरक्राफ्ट भी प्लांट एंड मशीन में आता है, प्लांट एंड मशीन के ब्लॉक में आता है वो, है ना।
आपने पढ़ा था, देखो डेप्रिसिएशन में प्लांट मशीनरी एयरक्राफ्ट, याद है कि नहीं? तो एयरक्राफ्ट वगैरह भी आता है उसमें, जिसमें 40% अपन डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। हाँ, तो मैंने वो रेंट पे लिया है, बट कौन सी कंपनी से? जो इंडिया के बाहर है। सर इंडिया से लिया तो कट होगा, ये कहां पे? इंडिया के बाहर है। व्हाट इज आईएफएससी? यूनिट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन एसीजेड। तो उनका जहां पे एसीजेड है वहां पे कोई यूनिट लोकेटेड है। बस इतना ही अमेंडमेंट है, बाकी कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। सागर मैं ये जो नीचे ड्राइव उसमें ऐड कर देता हूं, ये लेक्चर के नीचे जो ड्राइव है ना उसमें मैं कल ऐड कर देता हूं, डोंट वरी। यस, डन। ऑनलाइन सबको समझा क्या? तो बाकी कुछ पढ़ो मत, इतना छोटा सा अमेंडमेंट है। नाउ अभी जरा ध्यान से सुनना गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन पढ़ा रहा हूं जो है बिटकॉइन का। बिटकॉइन के ऊपर टीडीएस लगता है, जरा ध्यान से सुनना। मेरे को बताओ अपन ने बिटकॉइन कहां पे पढ़ा था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जरा सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी प्रोविजन, 3 चैप्टर में एक साथ पढ़ा रहा हूं। सुनो, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड टीडीएस, 3 चैप्टर को एक साथ पढ़ा रहा हूं। बिटकॉइन का प्रोविजन है, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। वर्चुअल डिजिटल एसेट दैट इज बिटकॉइन, ठीक है ना? इमेजिन करो विकास सर के पास बिटकॉइन है, उन्होंने विपुल सर को गिफ्ट किया, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, विकास सर के लिए ट्रांसफर है क्या? बिटकॉइन इज अ कैपिटल एसेट, तो ये ट्रांसफर है क्या? ये ट्रांसफर तो है, बट ये एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 47। तो अगर आप बिटकॉइन किसी को गिफ्ट करते हो तो ऑन गिफ्ट आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो विकास सर तो छूट गए, तो अंडर कैपिटल गेन ही नीड नॉट पे एनी टैक्स। ये पहला पार्ट क्लियर है क्या? सब लोग आंसर देंगे। नो, आते विपुल सर के लिए। विपुल सर के लिए क्या होगा? मैं मारा गया, मेरे लिए होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अंडर सेक्शन 56 2x, ये मेरे लिए होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये मैंने पहला पार्ट, ठीक है? अभी हुआ क्या सुनो, इसमें से मैंने कुछ बिटकॉइन सेल कर दिए, सेल टू हरीश सर। अभी ध्यान से सुनना क्या क्या होने वाला है मेरे साथ। मैंने बिटकॉइन बेच दिए ना, सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग रिप्लाई करो, यहां तक समझा? और ये आपको लिखना है, इसमें से मैं 3 चैप्टर एक साथ आपको अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूं, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड टीडीएस, मजा आएगा बहुत। मैंने हरीश सर को बेच दिया। अभी हुआ क्या, तो इसमें जो मेरे को इनकम होगा, इस इनकम पे टैक्स देना है अंडर सेक्शन 115 BBH एट द रेट ऑफ 30% टैक्स है। यस, कितना टैक्स है? 30%। ओके, देन अच्छा, अभी 30% कैसे टैक्स कैसे निकालेंगे? लेट्स से मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 10 लाख रुपए उसका फेयर मार्केट वैल्यू है, और मैंने यहां पे बेचा 15 लाख में, तो उसका खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा, तो मेरे को 5 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 लाख पे टैक्स दे चुका हूं ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो उसके ऊपर जो मैंने बेचा उसमें मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। अभी ये जो 5 लाख इनकम मिलेगा उसके अगेंस्ट नो डिडक्शन अंडर सेक्शन, मतलब एटीसी टू एटीयू में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता हूं। नो सेट ऑफ एनी लॉस अगेंस्ट दिस इनकम, एंड ये लॉस भी सेट ऑफ नहीं होगा, एंड लॉस ऑन सेल कैनॉट बी सेट ऑफ। गाइस आपको समझा कि नहीं? मेरे को रिप्लाई चाहिए, फटाफट रिप्लाई करो, समझा कि नहीं? सब लोगों से रिप्लाई चाहिए। तो मैं जब बेचूंगा तो पहला मेरे लिए टैक्स कितना देना पड़ेगा? 30% टैक्स। एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, सेक्शन 115 BBH, भले है ना? हाँ, उसके अगेंस्ट एटीसी टू एटीयू में कोई रिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता हूं। दूसरा कोई लॉस यहाँ पे सेट ऑफ नहीं होगा, और इसका भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, इसका भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा।
हाँ, अभी आती है टीडीएस की बारी। ये है हरीश सर। हरीश सर जब मेरे को पे करेंगे ना, तो वो टीडीएस कट करेंगे एट द रेट ऑफ 1%। एंड जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो हरीश सर जो मेरे को 15 लाख रुपए देंगे ना, 15 लाख का 1%, सो 15 लाख का 1%, वो 15,000 रुपीज टीडीएस कट करके मेरे को पैसा देंगे। तो गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन को तीनों तरह से पकड़ लिया है। मेरे को मिलते समय में टैक्स देना है, जब मैं बेचूंगा तो भी टैक्स देना है, एंड जो बंदा मेरे को पे करेगा वो भी टीडीएस कट करेगा। उसमें कुछ एक्सेप्शन है, बट इज दिस क्लियर टू यू? बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन, सब कुछ मैंने एक साथ आपको पढ़ा है। अगर आपको समझ में आया तो जरा अच्छे से रिप्लाई करना, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले। सेंड सम नाइस रिप्लाई, खाली लेक्चर मत देखो, थोड़ा फैकल्टी को सपोर्ट भी करो। यस गाइस, बोलो समझा कि नहीं? बोलो आपको मजा आया कि नहीं? 3 चैप्टर एक साथ मैंने मिक्स करके दिया आपको। तो आई वांट सम अलग रिप्लाई। ठीक है, चलो। तो गाइस आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। मेरे को बताओ समझा कि नहीं, और ये लिखना है आपको। अगर आपको अभी नहीं लिखना है तो लेक्चर के बाद लिखो, बट ये लिख के रखना, एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना। सुरभि वो पुरानी चीजें, वो टैक्स था 20%, टीडीएस नहीं था। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। यस, चलो तो अभी पढ़ते टीडीएस। देखो अगेन अपने को पढ़ना है हु इज स्पेसिफाइड पर्सन। मैं बताता हूं हु इज स्पेसिफाइड पर्सन। वेयर कंसिडरेशन पेएबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन एक्सीड 50,000 रुपीज एंड अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है तो 10,000। अब एक नई चीज है, तो मैंने वहां पे खाली टीडीएस का रेट बताया, बट टीडीएस कब कट होगा? अगर पे करने वाला स्पेसिफाइड पर्सन है तो 50,000 के ऊपर टीडीएस कट होगा। मैं बताता हूँ वो स्पेसिफाइड पर्सन। एंड अगर पे करने वाला अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है तो 10,000 के ऊपर टीडीएस कट होगा। व्हाट इज द रेट? 1%। मैं बताता हूँ। अब इसमें एक मिसिंग लिंक क्या है सर? हु इज स्पेसिफाइड पर्सन। मैं बताने वाला, आप टेंशन मत लो, ठीक है? कब कट करना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ये आप पढ़ लेना ना। हु इज स्पेसिफाइड पर्सन, जरा ध्यान से सुनना। तो बिटकॉइन का टीडीएस जो भी कट करेगा, देखो हु इज स्पेसिफाइड पर्सन, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। सेक्शन है 194S। देखो कौन है? अगर कंपनी है, आप लिख ना, कंपनी है, फर्म, एलपी, तो लिमिट 10,000 है। कितना है? 10,000 के ऊपर टीडीएस कट करेंगे। अगर इंडिविजुअल है एंड अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, या फिर अगर वो प्रोफेशनल है जिसके रिसीट्स, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तो वो 50,000 के ऊपर कट करेगा। तो ये है स्पेसिफाइड पर्सन। तो वो स्पेसिफाइड पर्सन जो इंडिविजुअल एचएफ है, जिसका लास्ट ईयर क्या हुआ है? ऑडिट हुआ है, तो वो 50,000 के ऊपर कट करेगा। एंड अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन कोई भी हो, व्हाट इज द लिमिट? एनी अदर है तो 10,000। मतलब ऐसा कोई इंडिविजुअल है जो बिजनेसमैन नहीं है, वो सैलरीड है, तो वो 10,000 के ऊपर टीडीएस कट करेगा। तो 50,000 में कौन आएगा? समझ में आ गया? तो हु इज स्पेसिफाइड पर्सन, जो इंडिविजुअल एचयूएफ है एंड जिसका लास्ट ईयर क्या हुआ है? ऑडिट हुआ है। इस साल का ऑडिट नहीं चाहिए दोस्तों, लास्ट ईयर अगर उसका ऑडिट हुआ है तो इस साल वो जब पेमेंट करेगा 50 के ऊपर है तो 1% टीडीएस कट करेगा। एंड उसका ऑडिट नहीं हुआ है या कोई और पर्सन है तो 10,000 का लिमिट है। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मेरे को अच्छे से रिप्लाई चाहिए, आपको समझा कि नहीं? एक एक चीज दिल से पढ़ा रहा हूं, एकदम प्यार से, मोहब्बत से पढ़ा रहा हूं। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। सेशन आप, यू शुड एंजॉय द सेशन एंड इसमें आपका फायदा होना चाहिए। तो कुछ भी छोटा सा भी डाउट है, आई विल बी हैप्पी टू क्लियर इट आउट। तो ये दिया है मैंने आपको, इसमें पढ़ना है, ठीक है? ये वही है जो अपन ने
टीडीएस के लिए पढ़ा था कि आपने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया और आपको उन्होंने ऑर्डर दिया है तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी देना है। सेम जो टीडीएस के लिए मैंने पढ़ाया था, क्रॉस अमेंडमेंट यहाँ पे भी हुआ है कि जब टीडीएस टीसीएस का आप डिफॉल्ट करते हैं, उसमें जब आपको ऑर्डर आता है तो खाली टीडीएस टीसीएस पे नहीं करना है, उसका इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ये वही अमेंडमेंट है ना। 194 क्यू टीडीएस ऑन परचेसेस, पहले प्रोविजन रिवाइज करके देता हूं। यहां पे अगर आपने कुछ गुड्स परचेस किए जिसका वैल्यू, मैंने आपसे गुड्स परचेस किए 50 लाख के ऊपर है, ठीक है, एंड मेरा ग्रॉस रिसीट्स लास्ट ईयर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो मैं आपका टीडीएस आपको पे करते इसमें 1% टीडीएस कट करके दूंगा। ये अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि मैं 194 क्यू में मैं आपसे गुड्स खरीद रहा हूं, गुड्स का वैल्यू कितना है बोलो, 50 लाख से ज्यादा है। आपको याद आ गया मेरे को बताओ। एंड मेरा टर्नओवर जो आपसे खरीद रहा है उसका टर्नओवर कितना था बोलो, 1 करोड़ से कितना, 10 करोड़ से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा है। तो मैं आपका टीडीएस कट करता था। अब इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है, छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। सो यहाँ पे टीडीएस कौन कट करेगा, बायर। तो हु इज बायर हियर, बोलो यहाँ पे बायर कौन है, हु इज द बायर, जिसने आपसे गुड्स 50 लाख से ज्यादा खरीदे एंड मेरे जो टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स है वो लास्ट ईयर का 10 करोड़ के ऊपर है, तो मैं आपसे टीडीएस कट करूंगा 50 लाख के ऊपर है तो 0.1%। आई एम सॉरी, मैंने शायद 1% बोला, 0.1%। ये अपन ने पढ़ा था। अब इसमें थोड़े क्लैरिफिकेशन आए हैं। देखो क्या क्लैरिफिकेशन आए। पहला, अभी ये जो टीडीएस कट होगा ना, ये टैक्स के अमाउंट का नहीं होगा। मतलब जो 50 लाख गिना जाएगा वो टैक्स छोड़ के गिना जाएगा, है ना। तो मैं आपसे जो गुड्स खरीद रहा हूं विदाउट टैक्सेस, कोई भी टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, जीएसटी हो, एक्साइज ड्यूटी हो, जो भी टैक्स आपके प्रोडक्ट के एप्लीकेबल है वो हटा के वैल्यू 50 के ऊपर है तो ही कट होगा, ठीक है। उसको कंसिडर नहीं करना है, उसको हटा के करना है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दिया है, अगर आपने बिल में टैक्स सेपरेटली मेंशन नहीं किया है तो फिर पूरे अमाउंट का कट होगा, फिर ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपने टैक्स और ये अमाउंट अलग लिखा है तो फिर टैक्स छोड़ के जो अमाउंट है उसका कट होगा। लेकिन आपने बिल कंबाइन बना दिया, मतलब मैंने इनवॉइस ऐसे बनाया, मैंने आपको बिल बना के दिया 150 लाख विद टैक्स। अब इसमें कितना टैक्स है बाइफिकेट कर पा रहे क्या, नहीं, तो फिर पूरे 150 का होगा। लेकिन अगर इसको मैं सेपरेटली मेंशन करता हूं तो बोलो क्या होगा, फिर टैक्स हटा के जो अमाउंट है उसका कट होगा। तो ये दूसरा है। तीसरा क्लैरिफिकेशन, अगर परचेस रिटर्न होता है टैक्स डिडक्टेड अर्लियर अंडर 194 क्यू ऑन सच परचेस में बी एडजस्टेड अगेंस्ट नेक्स्ट परचेस। अभी उन्होंने क्या बोला सुनो, मैंने आपसे 60 लाख के गुड्स खरीदे, मैंने आपका 0.1% टीडीएस कट कर दिया। कुछ गुड्स खराब आए, मैंने आपको रिटर्न कर दिए। अभी रिटर्न कर दिए तो मैंने आपका टीडीएस तो पूरा कट किया है। तो ये जो मैंने आपको टीडीएस कट किया है, मैंने तो वही ज्यादा टीडीएस कट किया, ये मेरे को आपको देना पड़ेगा। तो बोला कि नेक्स्ट परचेस में एडजस्ट करना है फ्रॉम सेम सेलर, मतलब नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे खरीदूंगा उस टाइम एडजस्ट होगा। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम नहीं खरीदने वाला हूं तो उस पर अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, ठीक है ना। तो गुड्स अगर परचेस रिटर्न होते हैं तो उसका जो टीडीएस का एडजस्टमेंट है वो अगले ट्रांजेक्शन में होगा। हाँ, लेकिन एडजस्टमेंट कब नहीं करना है, अगर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो गए तो फिर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर प्योरली परचेस रिटर्न है तो वो टीडीएस एडजस्ट करना पड़ेगा अगले ट्रांजेक्शन में। लेकिन मैंने आपको खराब गुड्स दिए और आपने मेरे को अच्छे गुड्स रिप्लेस करके दिए, तो फिर टीडीएस एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर मैं बायर अगर नॉन रेसिडेंट है तो ये सेक्शन में टीडीएस कट नहीं होगा, है ना। तो अगर बायर नॉन रेसिडेंट है, देखो 194 क्यू वुड नॉट अप्लाई टू नॉन रेसिडेंट हु परचेज गुड्स फ्रॉम अ सेलर हु इज रेसिडेंट इन इंडिया एंड जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूं, मेरे इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है एंड मैं आपसे खरीद रहा हूं तो मैं आपका टीडीएस कट नहीं करूंगा, वही लिखा है। एंड मैं आपसे जो गुड्स खरीद रहा हूं वो आपके लिए इनकम एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट अगर इनकम है तो उसका भी टीडीएस कट नहीं होगा।
ठीक है, तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन है, ये ठीक ठीक काम के हैं। नाउ एडवांस टैक्स में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैं पढ़ाने वाला हूं अपडेटेड रिटर्न्स। अभी देखो क्या होता है, जब भी अपन एडवांस टैक्स पे करते, थोड़ा फॉर्मेट याद करो। अपन क्या करते हैं बताओ, एडवांस टैक्स पे करते समय अपन ने जो जो टैक्सेस दिए वो माइनस करते हैं। अपन ने एडवांस टैक्स का फॉर्मेट देखा था ना, अपन टीडीएस टीसीएस वगैरह माइनस करते हैं। तो अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है, ये है टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न। तो यहाँ पे छोटा सा अमेंडमेंट क्या हुआ है कि जब आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हो तो आपने जो भी टैक्स दिया वो आप माइनस करते हैं, लेकिन वो टैक्स माइनस करते समय आपने अपडेटेड रिटर्न पे जो टैक्स दिया है वो माइनस नहीं होगा। ठीक है ना, तो मैं आपको लिख के देता हूं यहाँ पे, वाइल, आप लिख लो, ये बाद में याद नहीं रहेगा। वाइल पेइंग एडवांस टैक्स ओनली normal tax is to be deducted. Additional tax paid under updated return shall not be deducted. तो 234 ए एंड बी क्या है, वो अपन इंटरेस्ट निकालते हैं ना। अगर आपने रिटर्न टाइमली नहीं फाइल किया, एडवांस टैक्स पे नहीं किया, तो अपन इंटरेस्ट निकालते हैं ना, तो वो उसके लिए बोला है कि जो इनकम निकाला जाएगा उस पर जो टैक्स माइनस किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसमें एडिशनल टैक्स माइनस नहीं किया जाएगा। जो आपने दिया है, जो नॉर्मल टैक्स है वो माइनस किया जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा अमेंडमेंट है। आपको समझा ना कि इंटरेस्ट निकालने के लिए जो भी अपन इनकम टैक्स माइनस करेंगे उसमें जो एडिशनल टैक्स भरा है एज पर अपडेट रिटर्न माइनस नहीं होगा। चलो गाइस, तो आखिरी 15 मिनट के अमेंडमेंट्स एंड देन टाटा बाय बाय। अभी एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, आधार कार्ड 1/4/2019 से आधार कार्ड मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये आपको उनको इंटीमेट करना है, 31 मार्च 22 तक उसका एक्सटेंशन कर दिया, अब तब तक आधार कार्ड उनको इंटीमेट कर सकते हैं। तो ये ठीक है, कुछ काम का नहीं है। ये अमेंडमेंट पढ़ के रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। अगर कोई याद है तो अपन ने क्लास में पढ़ा था सेक्शन 139 कि किनके लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अपन ने पढ़ा था कंपनी, फर्म, एसोसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च, उनके लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। बाकी लोगों के लिए डिडक्शन क्लेम करने से पहले अगर उनका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी, ऐसा अपन ने पढ़ा था। बोलो याद आ गया कि नहीं, सब लोग रिप्लाई करो, याद आ गया आपको रिटर्न फाइल करना क्या था, कंपलसरी था। ठीक है, अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है, फॉलोइंग पर्सन आर आल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। कब, पहला आप बिजनेस बनो एंड आपका टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, तो अभी इनकम कितना फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 22 में 60 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना भी कंपलसरी है। तो वो जो अपन ने 139 में, यस अपने नोट्स में है ना, तो 139 में ये एडिशनल कंडीशंस आ गए, तो अभी इनको भी रिटर्न फाइल करना है। दूसरा, अच्छा ये नहीं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करो, जरा फॉर्मेटिंग गड़बड़ हुआ है। तो ये पहला। दूसरा, अगर आपका प्रोफेशनल है, पहला था बिजनेस, दूसरा प्रोफेशनल है एंड आपके रिसीट्स अगर 10 लाख के ऊपर इस साल के है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। दूसरा क्राइटेरिया, तो बिजनेसमैन के लिए टर्नओवर का क्राइटेरिया है, प्रोफेशनल के लिए कौन सा क्राइटेरिया, 10 लाख का क्राइटेरिया है। तीसरा, ये आप लिखते हो 3 एंड ये 4, आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो जिसका एज अबव 60 है, मतलब आप सीनियर सिटीजन हो एंड आपका टीडीएस टीसीएस अगर 50,000 से ज्यादा डिडक्ट या कलेक्ट हो रहा है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। एंड अदर देन सीनियर सिटीजन हो, आपका टीडीएस टीसीएस 25,000 से ज्यादा डिडक्ट या कलेक्ट हो रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। एंड लास्ट बोला है कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और उसमें आपने एक साल में 50 लाख से ज्यादा पैसा डिपॉजिट किया है
तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो 5 चीजें आपको लर्न करना है। पहला, ये नया अमेंडमेंट क्या है, बोलो। बिजनेस बने तो क्या है टर्नओवर का क्राइटेरिया, 60 लाख के ऊपर है तो रिटर्न फाइल करना है। प्रोफेशनल है तो सर 10 लाख के ऊपर रिसीट्स है तो रिटर्न फाइल करना है। तीसरा, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, आपका एज अबव 60 है, एंड अगर आपका टीडीएस टीसीएस 50 के ऊपर है तो रिटर्न फाइल करना है। फोर्थ, अदर देन सीनियर सिटीजन, बिलो या अप टू 59, 25 के ऊपर अगर आपका टीडीएस टीसीएस है तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है। एंड फिफ्थ क्राइटेरिया आपका बैंक अकाउंट है, आपने 1 साल में, बस एक क्लैरिफिकेशन नहीं बोला है कि 1 अकाउंट और मोर देन 1 अकाउंट, यहाँ पे बोला है इन 1 और मोर सेविंग बैंक अकाउंट, बट विथ सेम बैंक और डिफरेंट बैंक ये नहीं दिया है ना। विथ सेम बैंक और डिफरेंट बैंक, आई थिंक मेरे हिसाब से सेम बैंक होगा, क्योंकि दूसरे बैंक में मैं कितना डिपॉजिट कर रहा हूँ उनको कैसे पता चलेगा, तो इसमें शायद कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा। तो 50 से ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मैं सबसे रिप्लाई चाहता हूं। एंड नेक्स्ट बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया है जो है अपडेटेड रिटर्न्स का। सबसे बड़ा अमेंडमेंट कौन सा है, अपडेट रिटर्न। ध्यान से देखना है क्या है कॉन्सेप्ट, ध्यान से सब लोग ध्यान देना, सब लोग जरा रिप्लाई करना। पहला पार्ट समझा कि नहीं? हो गया? बस ज्यादा आपके नोट्स है, ज्यादा अमेंडमेंट नहीं बचे हैं, 3-4 पेजेस की अमेंडमेंट बचे, हो गया खत्म। सब लोग रिप्लाई करो, हाउ इज द जोश? चलिए, शैल वी गो अहेड? कोई डाउट इसमें तो बोलो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम है अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, नाउ सब लोग ध्यान से सुनना। ये लाया क्यों गया, पहले लॉजिक समझो। ये मेरा प्रीवियस ईयर है, उसके बाद ये मेरा असेसमेंट ईयर। तो मेरा प्रीवियस ईयर है 23-24, एंड असेसमेंट ईयर है 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। अभी इसमें अपन रिटर्न कब फाइल करते हैं? सेक्शन 139 में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के 3 डेट्स है, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर एंड 30 नवंबर। प्लस अपन ने और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिलेटेड रिटर्न। उसके लिए लास्ट डेट है 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। सो गाइस दीज आर द लास्ट डेट टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ये अपन ने पढ़ा था, ये मैंने रिवीजन लिया है कि बिलेटेड रिटर्न का लास्ट डेट क्या है, असेसमेंट ईयर का 31 दिसंबर। तो अभी श्रीमती निर्मला जो अपने सीतारामन मैडम है, वो चाहती है कि आप इसके बाद भी रिटर्न फाइल कर सको, क्योंकि क्या होता है देखो, बिलेटेड रिटर्न के लिए 31 दिसंबर है, तो जुलाई से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर, काफी कम समय मिलता है रिटर्न फाइल करने के लिए। अभी जो बंदा नवंबर में करता है उसको तो 1 ही महीना मिलता है। तो ये जो गैप था कि नॉर्मल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एंड बिलेटेड में बहुत कम था, तो वो चाहते थे कि सभी लोगों को अपडेट रिटर्न का बेनिफिट हो, तो ये नया कॉन्सेप्ट लाया गया। अभी क्या बोला है कि आपका असेसमेंट होने के बाद अगले 24 मंथ्स तक, मतलब 31 मार्च 26 तक आप फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न। आप फाइल क्या कर सकते हैं, यस, असेसमेंट होने के बाद अगले 24 महीने तक फाइल कर सकते हैं। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ये आप 12 मंथ्स में भी कर सकते हैं और 24 मंथ्स में भी कर सकते हैं। अब इसका लॉजिक में बताता हूं क्या है। तो बोलो टोटल कितना समय है अपडेट रिटर्न फाइल करने के लिए? असेसमेंट ईयर होने के बाद 24 मंथ्स, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। विद इन 12 मंथ्स भी कर सकते हैं, विद इन 24 मंथ्स। अभी इसका लॉजिक देखो क्या है। फर्स्ट थिंग, इस पे कितना टैक्स देना है, ध्यान से सुनना। आपका जो भी नॉर्मल टैक्स है वो देना है, प्लस इसमें कोई इंटरेस्ट है वो भी देना है, कोई पेनल्टी है वो भी देना है। अगर आप अपडेट रिटर्न फाइल करते हो गाइस, ध्यान सुनना, इसका आपको 25% एक्स्ट्रा देना है, जिसको बोलते हैं एडिशनल टैक्स।
ये एमसीक्यू में आएगा। एंड 12 से 24 में कितना देना पड़ेगा? 50% ऑफ एडिशनल टैक्स। अभी आप बोलेंगे सर कौन सा बंदा बेवकूफ है जो खुद एक्स्ट्रा भरेगा 25%? यस, ये स्कीम गवर्नमेंट के फायदे का है, इसमें आपका फायदा कुछ भी नहीं है। दिस स्कीम इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट। ये आप पहले दिमाग में फिट कर दो, इसमें तुम्हारा फायदा कुछ भी नहीं है ना? हाँ, बट रिटर्न फाइल करने के आपको बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपको बैंक में लोन वगैरह लेना है तो रिटर्न लगता है, तो आप बोलेंगे मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा, तो बाद में जब आपका असेसमेंट होगा तो आपको ज्यादा पेनल्टी लगेगा। तो इससे अच्छा अभी 25% एक्स्ट्रा भर दो। और 25% कौन सा अमाउंट का भरना है? टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, जो जो आपको पे करना है उसका 25% देना है। तो विद इन 12 मंथ दिया तो कितना भरना है? 25%। एंड 12 to 24 दिया तो 50% देना है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। बाकी आपका एमसीक्यू पैटर्न है तो ज्यादा डिटेल में मतलब मैं पढ़ाने वाला सब कुछ बस ध्यान में रखना। बोलो यहां तक समझा क्या? तो मैंने पहले लॉजिक बताया कि रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट चला गया, बिलेट रिटर्न का ड्यू डेट चला गया, और मैं चाहता हूं कि मैं रिटर्न फाइल करूं, मैं चाहता हूं कि मैं रिटर्न फाइल करूं, तो गवर्नमेंट ने स्कीम लाया। बट ये स्कीम आपने फायदे का नहीं, क्योंकि 25% एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा होता है। तो असेसमेंट के बाद 12 महीने में दिया तो 25% एक्स्ट्रा, 12 से 24 में दिया तो 50% एक्स्ट्रा देना है। बहुत ज्यादा है। बोलो बहुत ज्यादा है क्या कम है? आपका क्या ओपिनियन है? ये ज्यादा है या कम है? मैं सबसे आंसर चाहता हूं। बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो आप इसको लिख सकते हैं, बाद में लिखो, आप भी लिखो, बट इसको लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। इज दिस क्लियर? जरा फटाफट रिप्लाई करो, आलसी लोग रिप्लाई करो रे। खाली लेक्चर ऐसे मत देखो, समझेंगे नहीं आपको। अब रिप्लाई करेंगे तो मेरे को समझ में आता है, ठीक है? चलो अभी ये पढ़ते हैं सब। देखो, अ पर्सन में फर्निश हिज इनकम और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसेबल फॉर द प्रीवियस ईयर। मतलब मैं मेरा इनकम भर सकता हूं या कोई और इनकम, क्लबिंग मेरे इनकम में ऐड हो रहा है तो उसका भी भर सकता हूं। विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। हाईलाइट करो एग्जाम में क्वेश्चन, कितना समय? असेसमेंट ईयर होने के बाद 24 मंथ्स। अच्छा, ना हु कैन अपलोड अपडेट रिटर्न? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सुनो, अ पर्सन वेदर नॉट ही हैज फर्निश्ड रिटर्न, मतलब सर जिसने रिटर्न फाइल किया वो भी अपडेट कर सकता है। यस, एंड जिसने नहीं किया वो भी कर सकता है। दोनों को गवर्नमेंट ने मौका दिया है। ध्यान से सुनना, मैं वापस बता रहा हूं, दोनों लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जिसने ऑलरेडी फाइल किया वो भी कर सकता है। उसको लगता है कि मैंने टैक्स कम भरा है, मेरे को भरना है, भर दो। सी बाद में पेनल्टी वगैरह बहुत ज्यादा लगती है, तो उससे अच्छा 25%, 50% गया तो परवड़ता है, क्योंकि बाद में पेनल्टी 100% है। तो अगर आपको लगता है कि अपन ने बहुत झोल किया, भर देते, टेंशन नहीं चाहिए, तो भर दो। हाँ, अभी देखो, अभी आप बोलेंगे इससे क्या किया गवर्नमेंट ने, अभी मजा आएगा। मैं प्रूव कर रहा हूं कि ये स्कीम खाली गवर्नमेंट के फायदे का है। अब इफ पर्सन हैज सस्टेन लॉस फॉर एनी प्रीवियस ईयर एंड ही हैज ऑलरेडी सबमिटेड रिटर्न ऑफ लॉस फॉर दैट ईयर विद इन ड्यू डेट, मतलब आपको लास्ट ईयर लॉस हुआ है, आपने लॉस का रिटर्न टाइमली फाइल किया है, ही कैन फर्निश अपडेटेड रिटर्न फॉर दैट ईयर वेयर सच रिटर्न इज रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब आपको पहले लॉस हुआ है, आपने रिटर्न टाइमली फाइल किया है, मैं उसको अपडेट कर सकता हूं। यस, मैंने अभी बोला, जो रिटर्न आपने ऑलरेडी फाइल किया उसको आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये लॉस रिटर्न जब आपको अपडेट करना है, आपको उसमें इनकम दिखाना पड़ेगा। विथ लॉस आप अपडेट नहीं कर सकते, है ना? मतलब ये क्या अमेंडमेंट है, आप ही सोचा अभी। मतलब पहले मेरे को लॉस हुआ है, मैं जब रिटर्न अपडेट करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट दिखाना है, तो ही अपडेट होगा। पहला, जरा सब लोग बताओ ये स्कीम किसके फायदे का है, अपने या गवर्नमेंट के? सब लोग आंसर दो फटाफट। गवर्नमेंट के फायदे का है। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ सबमिटिंग अपडेट रिटर्न द क्वांटम ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस unabsorbed depreciation MAT MT credit is to be reduced for any subsequent year, then update return shall be furnished for each such subsequent year। मतलब क्या होता है, सुनो, मेरा अपडेट रिटर्न में इनकम मैंने बढ़ा दिया। इनकम जब मेरा बढ़ता है तो मेरे सेटअप वगैरह सब होंगे, ज्यादा होंगे ना सेटअप। इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, सेटअप भी होंगे उतने। तो उस साल का तो अपडेट रिटर्न फाइल करना है, उसके आगे सब्सिक्वेंट ईयर जब तक वो लॉसेस सेटअप नहीं होते तब तक भी मेरे को अपडेट रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कितना भयंकर प्रोविजन है। क्या बोला है देखो, कि मैं जब रिटर्न अपडेट कर रहा हूं, मेरे जो लॉस है, जो मेरा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, मैट है, अगर ये कम हो रहा है अगले साल के, तो उस अगले साल के लिए भी मेरे को अपडेट रिटर्न फाइल करना पड़ेगा।
मतलब उसमें भी 25-50% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। खतरनाक, गवर्नमेंट के फायदे का है। गाइस एग्जाम में आने वाला है कि आप अपडेट रिटर्न कब फाइल नहीं कर सकते। पहला, रिटर्न ऑफ लॉस है तो अपडेट रिटर्न नहीं होगा। इफ अपडेट रिटर्न हैज इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टैक्स लायबिलिटी रिजल्ट इन द रिफंड और इंक्रीज इन द रिफंड, मतलब अगर मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है, मेरा लायबिलिटी कम हो रहा है, मेरा रिफंड बढ़ रहा है, या रिफंड आ रहा है या रिफंड बढ़ रहा है, तो मैं रिटर्न फाइल नहीं कर सकता हूं। क्या जबरदस्त स्कीम है ना। आपका अगर फायदा हो रहा है तो आप अपडेट नहीं कर सकते। एक लाइन में लर्न करो, गवर्नमेंट का फायदा तो कर सकते हैं। अगर आपके घर पे सर्च हुआ है अंडर दिस सेक्शन, करेक्ट ना, तो आप अपडेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। देन और नोटिस हैज बीन इशूड, ये वही है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कुछ मत पढ़ना, ये भी मत पढ़ना। नाउ अभी मैंने कहा था ना आपको 25% देना है। कौन सी इनकम में देना है? देखो, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो टैक्स पेबल आफ्टर रिड्यूसिंग एडवांस टैक्स, टीडीएस, रिलीफ, एएमटी, मैट क्रेडिट। हाँ, जो आपने पे किया वो माइनस करो। आप जब अपडेट रिटर्न फाइल करते हैं ना, आपने जो जो पे किया वो माइनस करो, करेक्ट ना। एंड फिर उसका कितना भरना है आपको? 25%। विद इन 12 मंथ्स भर दिया तो 25%। एंड अगर हमने रिटर्न फाइल किया तो ये तीन चीजें, जो आपने अमाउंट रिटर्न फाइल करते समय पे किया वो भी माइनस करो, टीडीएस, टीसीएस सब कुछ माइनस करो, ठीक है। तो जो मैंने आपको लिख के दिया ना, ये यही है। तो इस अमाउंट का 25-25 देना है। बस फर्क कहां पे होगा, ध्यान से सुनना। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो क्या क्या माइनस करना है, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। रिटर्न फाइल नहीं किया तो जो भी आपका टैक्स आ रहा है एज पर अपडेटेड रिटर्न, उसमें एडवांस टैक्स जो ऑलरेडी पे हुआ है, टीडीएस, टीसीएस माइनस करो, रिलीफ कोई मिला है तो माइनस करो, मैट, एमटी क्रेडिट माइनस करो, एंड फिर जो टैक्स आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह कुछ है तो उसका 25%। अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो आपने कुछ ना कुछ टैक्स पे किया रहेगा, तो वो भी हटा दो। बस इतना ही फर्क है, बाकी सब तो सेम ही है। टीडीएस, टीसीएस, एएमटी, मैट क्रेडिट, ये सब हटा दो। तो अपने जो ऑलरेडी टैक्स दिया रिटर्न फाइल करते समय वो भी माइनस होगा, क्योंकि मैं जब रिटर्न फाइल करता हूं उससे भी मैंने कुछ टैक्स दिया रहेगा। तो जो टैक्स दे दिया वो सब माइनस करो, मतलब डबल टैक्स नहीं हो रहा है। जो जो पे किया वो सब माइनस कर दो, बचे अमाउंट का, एंड उसमें क्या ऐड होगा? इंटरेस्ट, फी, सब कुछ ऐड होगा। अभी इसमें और एक चीज मैं ऐड करता हूं, सुनो। प्लस आपको देना पड़ेगा 234F का फीस, याद है ना? ये कौन सा है? अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो 5,000 का पेनल्टी है, एंड अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 का। तो ये पेनल्टी भी देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फीस जिसको बोलते हैं। मतलब ऊपर का तो भरना चाहिए, उसमें 25-50% तो एक्स्ट्रा देना है। प्लस आप रिटर्न बाद में फाइल करो ना 31 दिसंबर के बाद, तो 234F अपन ने पढ़ा था, याद है? उसका 5,000 का फीस भी देना पड़ेगा। माय गॉड, क्या गवर्नमेंट ने खतरनाक प्रोविजन लाया है। मतलब जिनको आगे लिटिगेशन से बचना है, जिन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, उनको बेस्ट है। बट कॉमन मैन तो हार्ट अटैक के मर जाएंगे, है ना। आई डोंट नो कितने लोग इंडिया में इसको फाइल करेंगे, मतलब मेरे को तो डाउट ही चाहिए। सबको समझा क्या है अपडेटेड रिटर्न? तो 234F का जो फीस है फॉर नॉन फाइलिंग रिटर्न, वो भी आपको देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं मतलब रिटर्न बाद में फाइल कर रहे हो ना। एंड 25% कब देना है? 12 महीने में, 50% 24 महीने में। हाँ, अमेंडमेंट थोड़े ज्यादा है, ये कुछ मत पढ़ना ना। अब एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, रूल 114B ऐड हुआ है। अगर आप ये ट्रांजैक्शन ऐसे कर रहे हो बैंक के साथ, तो आपको उनको पैन कार्ड पहले नोटिफाई करना है। देखो, एवरी पर्सन इफ डिपॉजिट कैश इन वन ऑफ हिज मोर अकाउंट विद बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस इन एग्रीगेट इन सच अकाउंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर 20 लाख और मोर, तो आप क्या कर रहे हैं? कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। आपका अकाउंट बैंक में हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, पूरे साल मिला के एक बैंक में, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में
अगर 20 लाख से ज्यादा आपका डिपॉजिट हो रहा है तो वो 20 लाख क्रॉस करने के 7 दिन पहले आप गवर्नमेंट को बता दो। आपको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है, मतलब बैंक को बताना है। यस सागर, इनफ है। दूसरा, अगर आप 20 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ कर रहे हो तो अगेन आपको 7 दिन पहले उनको इन्फॉर्म करना है, मतलब आपका पैन कार्ड वगैरह सब। एंड अगर आपको करंट अकाउंट ओपन करना है तो 7 दिन पहले। ठीक है, तो ये कुछ खास काम का नहीं है, जस्ट पढ़ लेना एक बार। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर अपने आधार कार्ड इंटीमेट नहीं किया तो कितना पेनल्टी है, 1000 रुपया है ना। तो 3 मंथ्स में किया तो 500 रुपया है, एंड 3 मंथ्स के बाद किया तो वो सिंपल है। तो ये अपन ने, मतलब ये जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए दिया है, ये अपन अमेंडमेंट ये ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं, तो ये अपन ने नोट्स में है, तो इसको अपन नहीं पढ़ा तो भी चलने वाला है। हो गया लास्ट पेज एंड देन वी आर डन। असेसमेंट प्रोसीजर में एक अमेंडमेंट हुआ है। 143 जो था वो था स्क्रूटिनी असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट। अपन ने पढ़ा था कि उसका नोटिस अपने को आता है जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइल किया उसके बाद 3 मंथ्स, एंड वो असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 9 मंथ में वो असेसमेंट कंप्लीट करना है ऑफिसर को। ये अपन ने पढ़ा था। नाउ ध्यान दो, वेयर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड दैट एनी फंड इंस्टीट्यूशन, ये अमेंडमेंट इन्हीं के लिए हुआ है, एनी फंड इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल जो लोग 1023 से में बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं, करेक्ट ना, या ट्रस्ट एग्जाम्पशन क्लेम कर रहा है, उन्होंने कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं की है तो उनका एग्जाम्पशन विड्रॉ होता है, तो उसके लिए वो इंक्वायरी कर रहा है। देखो, ही शैल सेंड रेफरेंस टू प्रिंसिपल कमिश्नर टू विड्रॉ द अप्रूवल, मतलब ये जो फंड है, इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट है, एजुकेशन हॉस्पिटल है, जो अपन ने चैप्टर 3 में पढ़ा था 1023C, उनका इनकम माफ होता है, उसके लिए उनको कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। ओके, अगर ऑफिसर को लगता है कि इन्होंने कंडीशन फुलफिल नहीं किया है तो उनका एग्जाम्पशन विड्रॉ करेगा वो। तो एग्जाम्पशन विड्रॉ करने के लिए पहले वो रेफरेंस किसको भेजेगा, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को भेजेगा। अभी यहाँ पे बोला क्या है, टू विड्रॉ द रजिस्ट्रेशन, है ना, तो ये उसने रेफरेंस किया प्रिंसिपल कमिश्नर को कि आप चेक करो, मेरे को लगता है इन्होंने गलत काम किया है। तो अभी आगे क्या बोला है कि जब तक प्रिंसिपल कमिश्नर कुछ नहीं बोलता है, जब तक वो ऑर्डर पास नहीं करता है, तब तक तुम समरी ये स्क्रूटिनी असेसमेंट कंप्लीट नहीं कर सकते हो। यस, जब तक कमिश्नर से कुछ भी ऑर्डर नहीं आता है ना, जो कमिश्नर है जिसको आपने केस रिफर किया है कि इनका एग्जामिशन विड्रॉ करो, इन लोगों ने कंडीशन फुलफिल नहीं किया है, तो जब तक वो ऑर्डर नहीं देता है तब तक तुम उसका असेसमेंट कंप्लीट नहीं कर सकते। छोटा सा अमेंडमेंट है, आई डोंट थिंक एग्जाम में इट विल कम, जस्ट मेरा काम है आपको पढ़ाना। तो अमेंडमेंट समझा, तो ये इन 4-5 लोगों के लिए अमेंडमेंट हुआ है। इनको 1023 में इनकम एग्जेम्प्ट है, ट्रस्ट को 11 में इनकम एग्जेम्प्ट है, तो उन्होंने कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं किया है, तो उनका रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करने के लिए उसने रेफरेंस किया है कमिश्नर को। तो जब तक कमिश्नर फाइनल ऑर्डर नहीं देता है तब तक ऑफिसर उसका फाइनल असेसमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो नाउ ये है 148 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, टाइम लिमिट फॉर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। नाउ इन जनरल आपको जिस असेसमेंट ईयर का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करना है उसके अगले 3 साल में आपको नोटिस देना है। तो जैसे अपना असेसमेंट ईयर है 23-24, तो अगले 3 ईयर्स मतलब 24-25, 25-26 एंड 26-27, इसके अगले 3 साल में ही आपको इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस देना है। कितने साल में? 3 साल में। तो आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर 22 से इसमें कोई इनकम एस्केप हुआ है, तो ये असेसमेंट होने के बाद 3 साल में क्या करना है, आपको नोटिस देना है। अगर ये वेयर असेसिंग ऑफिसर हैज एविडेंस इन हिज पोजीशन दैट इनकम एस्केपिंग एसेट इज रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ एसेट, आपने जो इनकम एस्केप किया वो एसेट के फॉर्म में है, तो फिर ये 3 साल का समय कितना होगा? 10 साल होगा। मतलब वो रिलेवेंट असेसमेंट खत्म होने के बाद, व्हाट इज रिलेवेंट असेसमेंट ईयर? प्रीवियस ईयर 22-23 से, तो रिलेवेंट असेसमेंट क्या होगा? 23-24। तो 23-24 खत्म होने के बाद ये 3 साल का कितना किया जाएगा? 10 साल। जहां पे आपने जो इनकम एसेस किया वो एसेट के फॉर्म में, मैं बताता हूं क्या है। आपने कोई गोल्ड एक्वायर्ड किया, आपने कोई ज्वेलरी एक्वायर्ड किया है, हाँ,
है ना। तो इनकम मतलब सी इनडायरेक्टली क्या है, ये अनडिस्क्लोज इनकम है, आपने उस इनकम से गोल्ड लिया है ना। तो ये अल्टीमेटली अनडिस्क्लोज इनकम ही है ना। इनकम एस्केप असेसमेंट हुआ मतलब क्या, आपने पैसा कमाया उसमें से एसेट लिया है, तो ये अनडिस्क्लोज इनकम ही है। और ये एसेट के फॉर्म में अपने गोल्ड खरीदा है, ज्वेलरी खरीदा है, तो 3 साल का समय कितना होगा, 10 साल तक। तो अपनी इनकम एसेस करके अगर कोई एसेट खरीदा है तो 10 साल तक नोटिस आ सकता है, एंड वो इनकम है तो 3 साल में आ सकता है। ठीक है, तो ये है। हाँ, अभी एसेट में क्या क्या आएगा, एसेट में डिफाइन कर दिया, इमोल प्रॉपर्टी आएगा, शेयर्स, डिवेंचर, सिक्योरिटी, लोन, एडवांस डिपॉजिट्स इन बैंक, सब आएगा। तो आपने जो अनडिस्क्लोज इनकम क्रिएट किया है, जो दिखाया नहीं है, उसमें से आपने कोई भी एसेट खरीदा है जो यहाँ पे डिफाइन है, तो 3 साल का समय 10 साल होगा। ठीक है, नाउ अभी उन्होंने क्या बोला है, जहां पे अमाउंट 50 लाख से ज्यादा हो, हाँ है ना, या आपने जो एक्सपेंडिचर किया है वो भी 50 लाख से ज्यादा हो तो 10 साल का समय है। तो एसेट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 50 लाख है उससे ज्यादा। अच्छा, खर्चा क्यों सर, अरे आपके पास ब्लैक मनी था, आपने ब्लैक मनी से शादी पे 60 लाख खर्च किए, कैश में खर्च किया, 60 लाख के आपने हीरे खरीदे। तो एक्सपेंडिचर मतलब क्या, अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर मतलब अनडिस्क्लोज इनकम ही है ना। ब्लैक मनी में से आप एसेट लो या खर्चा करो, अल्टीमेटली वो इनकम ही है। इनकम हुआ इसलिए तो आपने एसेट खरीदा, इनकम मिला इसलिए तो आपने खर्चा किया है। आप समझ रहे हैं ना, अल्टीमेटली वो इनकम में से हुआ है। तो ये 10 साल का समय होगा, बट कब होगा, वो जो आपने खर्चा किया है फ्रॉम दैट अनडिस्क्लोज इनकम, जिसका इनकम एस्केप हुआ है टैक्स असेसमेंट, वो कितना होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा। एंड एक्सपेंडिचर मतलब शादी पे खर्च किया, तो 10 साल का समय होगा। एंड लास्ट एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, खत्म। जब भी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड दिया जाता है, बट ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड पहले स्पेसिफाइड अथॉरिटी ने अलाउ किया तो दिया जाता था, जो बहुत गलत था। गवर्नमेंट ने उसको सही कर दिया है। अभी विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम स्पेसिफाइड अथॉरिटी, असेसिंग ऑफिसर विल गिव मी टू जस्टिफाई माय साइड। तो पहले इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में क्या होता था, किसी अथॉरिटी ने अलाउ किया तो ही मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड मिलता था। तो ये मेरा नेचुरल राइट नहीं था, कहाँ पे, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में। बट अभी वो नेचुरल राइट हो चुका है, मतलब नेचुरल इन द सेंस कि पहले मेरे को परमिशन लेनी पड़ती थी स्पेसिफाइड अथॉरिटी से, उन्होंने बोला तो मेरे को अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड मिलता था। अभी उनकी परमिशन की जरूरत नहीं है, ये वो मेरे को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड दे सकता है। ये अपन ने पढ़ा छे, मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 30 डेज, ये एज इट इज है। एंड एक लास्ट अमेंडमेंट है, ये अपन ने पढ़ा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एएमटी का रेट है वो 18.5 का कितना कर दिया, 15 कर दिया, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है। एंड जो 115 बीएबी है, जो अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा था, उसका ईयर जो 23 था वो 24 कर दिया है, बस। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एएमटी रेट कितना लेना है, 18.5 जगह 15, अपन ने क्लास में किया है। और 115 बीए में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, जिसके लिए टैक्स रेट कम है, देखो, हाँ, वो जो 23 था उसको 24 कर दिया है, 24 तक उसको एक्सटेंड कर दिया है। गाइस दैट्स इट। एंड लास्ट अमेंडमेंट, अपील एंड रिवीजन में, गाइस लास्ट अमेंडमेंट, थैंक यू सो मच। 263 अपन ने पढ़ा था, रिवीजन क्या होता है, रिवीजन असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर किया है जिसमें डिपार्टमेंट का नुकसान हो रहा है, विच इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, उसका डिपार्टमेंट रिवीजन करता है। अब इसमें और एक ऑर्डर ऐड किया गया, टीपीओ, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। दिस इज नथिंग बट दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ये आपको सिलेबस में नहीं है ना। तो इसमें बस उतना ऐड किया कि अभी जो ऑफिसर है, जो कमिश्नर है, वो एओ का ऑर्डर तो रिवाइज करेगा, जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर है, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन देखता है, उसका भी ऑर्डर वो रिवाइज कर सकता है। बाकी इतना अमेंडमेंट है, बाकी कोई भी अमेंडमेंट नहीं। तो ये एग्जाम में आया तो आपको पता होना चाहिए कि नाउ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर है, टीपीओ मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, उसका भी ऑर्डर वो रिवाइज कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइस, यहाँ पे अपने अमेंडमेंट सब समाप्त होते हैं। आई होप आपको सभी अमेंडमेंट्स मैंने परफेक्ट बता दिए, हर एक चीज लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन किए। इसको वापस एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें से 2-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेशन अपना जीएसटी का होगा। बस मैं जानना चाहता हूँ कि आपको सेशन कैसा लगा, मेरे को बताइए, ताकि जीएसटी के सेशन में अगर आप और कुछ आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो अपन डेफिनेटली उसमें चेंज कर देंगे। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
So we have done all the amendments, guys. Thank you so much. I hope you have enjoyed the session. आपको मजा आया कि नहीं, आप कमेंट के फॉर्म में बता सकते हैं. आपके कमेंट्स हमारे लिए एक एनकरेजमेंट रहता है, एक मोटिवेशन रहता है, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली हम दिल से कर रहे हैं. तो अगर आपको कैसा लगता है थोड़ा बताएंगे तो मजा आ जाएगा. सो गाइस, थैंक यू सो मच. सुरभि, मानसी, कीर्ति, जितने भी लोग ऑनलाइन है, थैंक यू एंड बाय बाय. जल्दी जीएसटी के अमेंडमेंट्स का भी सेशन होगा. अगले 2-4 दिन में मैं आपको अपडेट कर दूंगा. तब तक ये अमेंडमेंट जरूर देख लेना. ओके, चलो तो सब लोग बाय बोल दो. एंड आपको सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट कर देना, सो दैट इट विल हेल्प मी फॉर द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. मिलते हैं जीएसटी के सेशन में. यस, तो सेशन कैसे लगा आपको बताना है, खाली थैंक यू मत बोलना. एंड आपको क्या क्या मतलब पूरा सब समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, हर एक चीज लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किए. इतने खटाखट पढ़ लो मस्त पैकी. थैंक यू. और मैंने आपको जो डीटी के चार्ट्स वगैरह दिए हैं वो भी आपको यूज करना है सबको. यस, चलो सी, थैंक यू सो मच. सो दिस विल एनकरेज अस टू परफॉर्म बेटर. थैंक यू.